नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें राज सिंह, महाराणा राज सिंह पर हम आ गए थे। राज सिंह का शाहजहां के साथ क्या संबंध रहा, ये हमने पढ़ा। और औरंगजेब के साथ में आरंभिक समय में किस प्रकार से शाहजहां सॉरी औरंगजेब और राज सिंह के संबंध मधुर रहे, ये हमने पढ़ लिए थे, है ना। और उत्तराधिकारी संघर्ष जो हुआ शाहजहां के जीवन के अंतिम क्षणों में, उसमें औरंगजेब ने राज सिंह से सहायता मांगी और राज सिंह ने भी उसको सहायता दी। और जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब ने राज सिंह का मनसब बढ़ा के 6,000 किया और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की जागीरें प्रदान की। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमको क्लासों की छुट्टी करनी पड़ी, दरअसल मैं बिजी था। मैंने आपको कहा भी था कि आगे एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है, पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का ये पावन पर्व साल में एक बार ही आता है। वैसे अन्य पर्व भी साल में एक ही बार आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा का पर्व मेरे लिए विशिष्ट रहता है, खास रहता है, क्योंकि इस दिन मैं सत्संग सुनने जाता हूँ। और चूँकि ये तो साल में दो पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा मानी जाती हैं। एक गुरु पूर्णिमा जो लगभग हमारे जुलाई माह में आती है, और एक ये वाली पूर्णिमा शरद पूर्णिमा जो कि लगभग अक्टूबर में या नवंबर के प्रथम वीक में आ जाती है। अक्टूबर में आ जाती है या सितंबर अक्टूबर के समथिंग आती है, मतलब दशहरे से 5 दिन बाद में आती है। तो इन दोनों पूर्णिमाओं का बड़ा ही विशिष्ट महत्व है। और इन दिन हम जो सत्संग है, वैसे तो मैं प्रत्येक पूर्णिमा को सत्संग सुनता हूँ, लेकिन इन दोनों दिन कुछ विशिष्ट होता है। बहुत सारे साधुओं से मिलना होता है, उनसे वार्तालाप होती है, बातचीत होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो खैर चलो, अब किसी प्रकार की छुट्टी नहीं रहेगी, सारे काम हो गए हैं और कंटिन्यू जो है अब हमारी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी विद्यार्थियों। और अब हम जो है सिलेबस पे पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप भी लगातार बने रहिए। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो पुरानी क्लासों को ज़रूर देखें, बढ़िया से देखें, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते रहें, ताकि आप उनको बार बार जब पढ़ोगे तो सारे सवाल यहाँ से हल हो जाएंगे। विद्यार्थियों ध्यान रखना, मेरे द्वारा लिखाई गई एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में कोई एक प्रश्न ऐसा मिलेगा जिसमें 4 लाइनें दे रखी होंगी और उसमें पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। तो उसमें आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई कम से कम एक लाइन ऐसी मिलेगी, वो आपका आंसर निकाल देगी, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो भी बात बोर्ड पे लिखता हूँ उसको अच्छे से उतारें, ताकि आपका किसी भी प्रकार का सवाल जो है गलत नहीं होगा। बार बार पढ़ें, कंसेप्ट पे ध्यान दें। मैं जो बोलता हूँ ना उसको आप बड़े ही तल्लीनता के साथ सुने, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर चीज़ें मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक बार पढ़ने में चीज़ें पूरी है जो कहानी फॉर्मेट में भेज दी जाएंगी मेरे द्वारा, है ना। तो आप मस्त होकर पढ़ें, टेंशन फ्री होकर पढ़ें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इसलिए ना पढ़ें कि नौकरी लेनी है, इसलिए पढ़ें कि हमें ज्ञान हो जाए कि आखिर इनका संबंध क्या था, है ना। जैसे औरंगजेब और राज सिंह को पढ़ रहे हैं, राज सिंह को आप स्वयं मान लो कि मैं राज सिंह हूँ, तो फिर आप देखोगे औरंगजेब के साथ मेरा किस प्रकार का बर्ताव रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से कहानी को एक कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो यूँ याद हो जाएगी, ठीक है। इतिहास इतना हार्ड है नहीं जितना लोग समझते हैं या बना रखा है। चलो हम आते हैं राज सिंह पे। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, राज सिंह को हम पढ़ रहे थे, महाराणा राज सिंह हम पढ़ रहे थे, महाराणा राज सिंह, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है 1652 से और 1680 ईस्वी तक चलता है ना। और हमने इनके बारे में औरंगजेब और जो है राज सिंह का संबंध हम पढ़ रहे थे, और हमने ये देख लिया था कि औरंगजेब जब उत्तराधिकारी युद्ध में जीता और शासक बना तो औरंगजेब ने 6,000 का मनसब राज सिंह को दिया, प्लस डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की 3 जागीरें भी राज सिंह को प्रदान की। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। अब हम एक लाइन लिखेंगे कि इस प्रकार आरंभिक समय में राज सिंह व औरंगजेब के संबंध शांतिपूर्ण रहे, मधुर रहे, लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच कटुता उत्पन्न हुई जिसके निम्नलिखित कारण थे। एक बात मैं लिख देता हूँ, फिर हम इस कहानी को
आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आप जो पिछली क्लास छोड़ी थी उसी क्लास में ठीक आगे से कंटिन्यू लिखना प्रारंभ करना। ये हेडिंग तो मैंने डाली है, आपको ये हेडिंग डालनी नहीं है क्योंकि ये हेडिंग हमने ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि इस प्रकार आरंभिक समय में, इस प्रकार आरंभिक समय में औरंगजेब व राज सिंह के मध्य संबंध मधुर थे, मगर आगे चलकर दोनों के मध्य कटुता उत्पन्न हुई या दोनों के मध्य विरोध बढ़ा। मगर आगे चलकर विभिन्न कारणों के आगे चलकर दोनों के मध्य कटुता उत्पन्न हुई जिसके निम्नलिखित कारण थे, है ना, जिसके निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। अब देखो क्या क्या कारण थे कि आखिर औरंगजेब और राज सिंह दोनों आरंभ में बड़े ही प्रेम से रह रहे थे, एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। किस प्रकार से राज सिंह यहाँ से जाता है, उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेता है और औरंगजेब का साथ देता है ना। लेकिन अब कटुता पैदा हो गई। इसमें एक सबसे बड़ा विवाद का कारण बना जोधपुर जो राज्य था वो। दरअसल हुआ कुछ यूँ था विद्यार्थियों कि जोधपुर में उस समय शासक हुआ करता था महाराणा उपाधि तो मेवाड़ की थी और मारवाड़ में महाराजा उपाधि चलती थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, महाराजा और राव भी उनको बोलते थे कई बार ना, राव शुजा, है ना। इस प्रकार से राव जोधा, बाद के लोग महाराजा लगाने लगे। महाराजा गद सिंह, महाराजा जो है गद सिंह तो हाँ कुछ ऐसे ही था। महाराजा उपाधि कहने का मतलब राठौड़ों की थी, ठीक है। तो एक शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, उनकी 1678 ईस्वी में जमरूद इधर पड़ता है, भारत से बाहर इधर अफगानिस्तान में पड़ता है, जमरूद में मृत्यु हो गई। अब जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो दरअसल औरंगजेब जो है जसवंत सिंह को हमेशा अपना विरोधी मानता था, अपना क्या, इस्लाम का विरोधी मानता था। तो उसने कहा कि आज जो है कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, यानी कि धर्म विरोध का दरवाज़ा टूट गया। इस प्रकार से जसवंत सिंह की मृत्यु पर और कमेंट किया था औरंगजेब ने। और जोधपुर का जो राज्य था उसको खालसा घोषित कर दिया। खालसा विद्यार्थियों वो होता है जो मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र को खालसा जब घोषित कर दिया जाता है ना, तो वो क्षेत्र पूरा सीधा केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है और वहाँ से कोई भी राजस्व वगैरह उगाया जाता है वो सीधा केंद्रीय कोष में जमा होता है। ऐसी भूमि खालसा कहलाती है। तो कहने का मतलब जोधपुर राज्य का कोई भी शासक न बना के और सीधा उसको केंद्र के नियंत्रण में, यानी कि दिल्ली जो रिया वो थी, दिल्ली साम्राज्य जो था उसके नियंत्रण में स्थापित कर दिया। इसका मारवाड़ के जितने भी राठौड़ सरदार थे उन्होंने जमकर विरोध किया। तो उन विरोध करने वालों में विद्यार्थियों जो नाम थे वो एक तो थे महाराजा अजीत सिंह थे, है ना, महाराजा अजीत सिंह। और एक नाम मिलता है हमको दुर्गादास राठौड़, है ना, जिसने अजीत सिंह की जान बचाई थी। और आपको वो कहानी पता ही होगी किस प्रकार से औरंगजेब अजीत सिंह को दिल्ली बुलाता है, दिल्ली में फिर उसको इस्लाम ग्रहण करवाने का प्रयास करता है। लेकिन दुर्गादास के सहयोग से, और दुर्गादास की बड़ी चतुराई थी उसमें, और वो जो है
वापस अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ ले आता है, यहाँ पे फिर इसका लालन पालन करता है। बाद में बड़ा होकर अजीत सिंह फिर शासक बनता है। तो इस अजीत सिंह ने ही औरंगजेब का विरोध किया मारवाड़ में, और वहाँ से फिर जब ज़्यादा विरोध हुआ तो वो चले गए थे, इधर मेवाड़ में चले गए थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उनको शरण दी थी, है ना। महाराणा राज सिंह को राज सिंह ने किसको शरण दी थी? अजीत सिंह को शरण दी थी, ठीक है। तो इस वजह से भी औरंगजेब खफा था, किससे? राज सिंह से, क्योंकि औरंगजेब के दुश्मनों को राज सिंह ने शरण दी थी। और इसने क्या किया कि मारवाड़ का जो रियासत थी उसको नागौर के शासक इंद्र सिंह को 30 लाख रुपए के बदले बेच दिया, और वहाँ पे जजिया कर लगा दिया 2 अप्रैल 1689 को, 1679 को, सॉरी, है ना। तो इस प्रकार से इस जजिया कर के लगाने का महाराणा राज सिंह ने भी विरोध किया, इन्होंने भी विरोध किया, तो एक ये भी कारण था। तो इस प्रकार से ये जोधपुर का जो मामला था वो औरंगजेब और राज सिंह के बीच विवाद का प्रमुख कारण बना। आगे चारुमती विवाद भी इन दोनों के बीच में विवाद का एक बड़ा कारण बनेगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं इस कारण को लिख देता हूँ, जोधपुर मामले को, और फिर हम जोधपुर मामले को लिखने के बाद चारुमती विवाद पढ़ेंगे, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको रुचिकर लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला कारण लिखता हूँ विद्यार्थियों। पहला कारण जो था वो तो ये था, जोधपुर विवाद, जोधपुर मामला हम लिख सकते हैं, जोधपुर मामला, ठीक है। मारवाड़ मामला लिख सकते हैं, है ना, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कहानी मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी बोल के सुनाइए, मैं अब इसको लिख देता हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि जैसे जब मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जमरूद में देहांत हो गया। कब हुआ? 1678 में। डेट ध्यान रखना विद्यार्थियों, पूछते हैं ये इस डेट को, ठीक है। 1678 ईस्वी, है ना। देहांत हो गया तब औरंगजेब ने कहा कि आज धर्म कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया। मैं अलग कलर की पेन से लिख देता हूं। कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, है ना। कुफ्र का मतलब होता है धर्म विरोध, ठीक है। औरंगजेब ये मानता था कि जसवंत सिंह इस्लाम का विरोधी है, इसलिए इसने ये बात कही, और वो हमेशा जसवंत सिंह को अपनी जो राजधानी थी उससे दूर ही नियुक्त करता था। इसको शंका थी कि क्या पता जसवंत सिंह कब और मेरे ही खिलाफ विद्रोह कर दे, क्योंकि जसवंत सिंह जो उत्तराधिकारी युद्ध था उसके आरंभिक जो उसमें 5 युद्ध लड़े गए थे। मैं जब औरंगजेब पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा। बहादुरगढ़ का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है, देवराई का युद्ध है ना, और खजुआ का युद्ध है, और एक और युद्ध है, मतलब इस प्रकार से 5 युद्ध लड़े गए थे। तो आरंभ के जो 3 युद्ध थे उसमें ये जसवंत सिंह औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था, और बाद में जयपुर के जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, हाँ मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनके कहने पर जसवंत सिंह गया था औरंगजेब के पक्ष में। जब औरंगजेब जीत रहा था तो फिर जयसिंह ने समझाया कि तू क्यों उधर लड़ रहा है जो पक्ष हार रहा है, क्योंकि अब ये जीत जाएगा औरंगजेब तो फिर तेरे को है जो दंड देगा ये। तब फिर इसको समझ में आया कि बात तो जयसिंह सही कह रहा है,
तो इसने जयसिंह की बात को मानते हुए औरंगजेब का पक्ष लिया फिर आगे के युद्धों में, और इस प्रकार से जो है ये औरंगजेब के साथ लड़ा। तो औरंगजेब को कहीं ना कहीं वही भय था कि क्या पता इसने प्रारंभ में मेरे से युद्ध किया है, अब मेरे पक्ष में आया है तो क्या पता फिर विद्रोह कर दे। तो हमेशा राजधानी से दूर रखता था औरंगजेब जसवंत सिंह को। इसीलिए इसकी मृत्यु पर इसने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, है ना। ये सवाल पूछते हैं कई बार, है ना। इनके जसवंत सिंह के बारे में ये डेट भी पूछते हैं, इनका देहावसान कहाँ हुआ था, जमरूद में ये भी पूछते हैं। कुफ्र का दरवाजा टूट गया ये शब्द किसने कहा था, किसके लिए कहा था, कब कहा था, सारी चीज पूछते हैं ना, ध्यान रखना। कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ठीक है। अब इस पे यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, फिर आगे लिखते हैं इसके बाद इसके बाद इसके बाद औरंगजेब ने इसके बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ को खालसा, खालसा क्या होता है, वह क्षेत्र जो सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, जो सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो, है ना, वो होता है खालसा, है ना। तो औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया, जिसका मारवाड़ के सभी शासकों ने मारवाड़ के सभी शासक क्या, मारवाड़ के सभी सामंतों ने, है ना, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मारवाड़ के सभी सामंतों ने, मारवाड़ के सभी सामंतों ने विरोध किया, जिसका मारवाड़ के सभी सामंतों ने विरोध किया। इस विरोध का नेतृत्व मारवाड़ में इस विरोध का नेतृत्व मारवाड़ में अजीत सिंह, ये नाम ध्यान रखना, पूछते हैं ये अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ ने किया था। दुर्गादास राठौड़ ने किया था, ठीक है। इस विरोध का नेतृत्व मारवाड़ में अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ ने किया था। लेकिन जब औरंगजेब ने चढ़ाई की तो ये लोग जो है मारवाड़ छोड़ के निकल गए और इन दोनों को शरण देने का काम राज सिंह ने किया था। इस वजह से औरंगजेब राज सिंह से खफा हो गया, ठीक है। सॉरी, इन्हें मैं सीधा लिख रहा हूँ, पूरी कहानी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। इन्हें महाराणा राज सिंह ने शरण दी, इन्हें महाराणा राज सिंह ने शरण दी। मतलब राज सिंह था मेवाड़ का और ये थे मारवाड़ के, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। राज सिंह ने शरण दी, इस कारण औरंगजेब राज सिंह से खफा था। अब उधर औरंगजेब क्या कर देगा कि 30 लाख रुपए में मारवाड़ को नागौर के जो शासक थे इंद्र सिंह, उसको बेच देता है ना। तो इस पे जजिया भी लगा देता है 2 अप्रैल 1679 को, जिसका विरोध राज सिंह करता है। मैं आगे अगली लाइन के रूप में मैं लिखना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि एक लाइन काफ़ी बड़ी हो गई है तो फैक्ट थोड़ा सा याद करने में दिक्कत करता है। मैं इस
शरण दी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर, ताकि हमारी लाइन जो है ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ औरंगजेब ने औरंगजेब औरंगजेब ने मारवाड़ को औरंगजेब ने मारवाड़ को नागौर के शासक इंद्र सिंह को बेच दिया। इंद्र सिंह नागौर के शासक इंद्र सिंह नागौर के शासक इंद्र सिंह को 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए ओफो 30 लाख रुपए में बेच दिया 30 लाख रुपए में बेच दिया तथा मारवाड़ पर 2 अप्रैल 1679 को मारवाड़ पर 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाया, जिसका जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। ध्यान रखना, है ना, कई किताबों में लिखा है कि जजिया हिंदुओं पर लगाया जाता था। अरे भाई, हिंदुओं पर नहीं, मुसलमानों के अलावा सब पे लगता था, गैर मुसलमानों पे लगता था। मतलब अधिकतर हम क्या करते हैं कि गैर मुसलमानों में हम केवल हिंदुओं को रख लेते हैं, और वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि जजिया लगता था हिंदुओं पर, गैर मुसलमानों पर, उक्त तीनों पर। आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर आप हिंदू कर दोगे, क्योंकि हिंदुओं पर लगता था भाई, ये मुस्लिम शासक थे और आके भारत में हिंदुओं पर ये जजिया लगाते थे। भारत के संदर्भ में हिंदू कई किताबें इसलिए भी लिख देती हैं क्योंकि भारत में उस समय थे ही हिंदू और मुसलमान, ना, मुसलमान भी आए ही थे, है ना, बहुत अधिक फैले नहीं थे ये लोग आरंभ में। तो उस समय ये ठीक लगता था कि हिंदुओं पर लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे अंग्रेज वगैरह आए तो मतलब कहने का मतलब ये था कि जो मुस्लिम क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि कोई मुसलमानों के अलावा कोई भी रहेगा तो वो उनकी सुरक्षा के खातिर ये कर लगाते थे, जो कि जजिया कहलाता था, इसलिए ये कर लेते थे, है ना। तो फिर सीधी सी बात है, वो मुसलमानों के अलावा कोई भी आ जाए, चाहे अब उनके लिए तो हिंदू भी वैसा ही, जैन भी वैसा ही, सिख भी वैसा ही, ईसाई भी वैसा ही, उनकी पर्सनल हिंदुओं से दुश्मनी नहीं थी। वो गैर मुस्लिमों के अलावा सभी से दुश्मनी थी। वो सभी को काफिर मानते थे। धर्म मतलब काफिर का मतलब धर्म जो है धर्म विरोधी मानते थे, है ना। इसलिए ये जजिया पे आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लगाया, जिसका राज सिंह ने विरोध किया, जिसका राज सिंह ने विरोध किया, ठीक है, जिसका राज सिंह ने विरोध किया। तो अब राज सिंह ने देखो, एक तो इसके दुश्मनों को शरण दे दी, दूसरा इसने जो जजिया लगाया उसका विरोध किया। तो इस कारण से राज सिंह और औरंगजेब के बीच में जो है विवाद पैदा हो गया। कारण नंबर 2 की मैं बात करूं विद्यार्थियों, यहाँ पे कारण नंबर 2 मैं लिखूंगा चारुमती विवाद। चारुमती विवाद, ठीक है। अब चारुमती विवाद बड़ा ही रोचक विवाद है। दरअसल चारुमती, आप जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पे अशोक मौर्य को पढ़ते हैं, अशोक महान को पढ़ते हैं। अशोक की पुत्री भी एक चारुमती थी, लेकिन यहाँ पे वो अशोक की पुत्री चारुमती की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम चारुमती की बात कर रहे हैं किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री का नाम चारुमती था, और वो चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, मगर चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी।
क्योंकि चारुमती एक मुस्लिम शासक के साथ अपना जीवन बिताना नहीं चाहती थी, अपना जीवन साथी एक मुस्लिम शासक को या मुस्लिम व्यक्ति को बनाना नहीं चाहती थी। तो चारुमती की जब सगाई इसके पिताजी रूप सिंह ने और औरंगज़ेब के साथ की, और औरंगज़ेब बड़ा खुश था कि शादी होगी बढ़िया। लेकिन चारुमती ने संदेशा भिजवाया राज सिंह को कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मेरी सगाई कर दी है राज सिंह के औरंगज़ेब के साथ, और वो अब शादी करने आ रहा है, आप बताइए क्या प्लान है आपका। राज सिंह ने कहा आप चिंता मत करो, हम उठा ले जाएंगे आपको डोली में। वो गाना सुना ही होगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी मुगल सेना सारी, है ना। तो मुगल सेना देखती रह गई और राज सिंह उठा लाया चारुमती को। तो औरंगज़ेब बड़ा ही खफा हुआ और औरंगज़ेब ने एक सेना भेज दी कि जाओ और रोको उसको। तो राज सिंह ने क्योंकि राज सिंह की जो सेना थी, मेवाड़ की जो सेना होती थी, उसकी हरावल जो सेना होती है, मतलब सेना का आगे आगे का जो हिस्सा होता है, उसका नेतृत्व तो हमेशा चूंडा के जो वंशज थे चूंडावत वो ही करते थे। तो उस समय रतन सिंह चूंडावत जो था वो चूंडावतों का सरदार था। तो उसको राज सिंह ने कहा कि रतन सिंह आप जाइए और मुगल सेना को रोकिए, हम शादी करके लाते हैं चारुमती को। तो वो चारुमती को ले आए, और जब सेना आई मुगल सेना, तो उनसे लड़ने के लिए रतन सिंह जाते हैं। रतन सिंह जम के मुकाबला करते हैं मुगलों से और आखिरकार मुगलों को पस्त करते हैं, लेकिन स्वयं भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन चारुमती का विवाह औरंगजेब से राज सिंह से हो जाता है। इस कहानी में एक और मोड़ आता है विद्यार्थियों, वो मोड़ ये था कि ये जो रतन सिंह चूंडावत जो था, इसकी भी हाल ही में शादी हुई थी, और इसकी पत्नी का नाम सहल कंवर था, जो कि बूंदी के संग्राम सिंह हाडा की पुत्री थी। और कहते हैं कि रतन सिंह जब युद्ध करने जा रहा था तो इसको बार बार अपनी पत्नी की याद सता रही थी, है ना, बार बार अपनी पत्नी की याद सता रही थी। तो इसने अपना एक दूत भेजा और कहा कि रानी से तू कोई भी एक उसकी निशानी लेके आ, ताकि मुझे उसकी याद ना सताए। जब भी मुझे उसकी याद आए तो मैं उसकी उस निशानी को देख लूँ, तो फिर उसकी याद मुझे नहीं सताएगी और मैं जो है अच्छे से युद्ध कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से जब दूत गया, दूत ने जाके रानी से ये हाल सुनाए, तो रानी ने कहा कि आप ठहरिए, मैं एक निशानी देती हूँ। उसने क्या किया, उसको कह दिया कि मैं इस तलवार से मेरा सिर काट के दे देती हूँ, तू इसको एक थाली में सजा के और तू ले जा और उसको दे देना। तो आपने वो कविता भी पढ़ी होगी, चूंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी, है ना। मेघराज मुकुल ने जो कविता लिखी सेनानी नाम से, वो इसी सहल कंवर के ऊपर लिखी थी, यहीं की वो घटना थी। तो रानी ने ऐसे ही किया, तलवार निकाली, अपना शीश काट के और उसको दे दिया दूत को, और वो दूत उस शीश को लेके रतन सिंह को देता है कि रानी ने तो ये निशानी भेजी है। रतन सिंह उस शीश को देखकर उसकी भुजाएं फड़क उठी और वो बिल्कुल मुगल सेना पर टूट पड़ा सीधा, और मुगल सेना को आखिरकार पस्त किया, लेकिन घायल इतना हो गया था कि बाद में वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की कहानी चारुमती विवाद के रूप में चलती है। अंतिम रूप से राज सिंह का विवाह चारुमती से होता है और औरंगजेब देखता ही रह जाता है ना। तो इस प्रकार से इस कारण भी औरंगजेब जो है खफा हो जाता है राज सिंह से, और तब हसन अली खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना राज सिंह के विरुद्ध भेजता है। लेकिन राज सिंह तब तक सेना मेवाड़ पहुंचती, वो पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं और राज सिंह को मुगल सेना कभी पकड़ नहीं पाती है। उसी समय मारवाड़ में विद्रोह उत्पन्न हो जाते हैं। तो फिर औरंगजेब मेवाड़ पर ज़्यादा ध्यान न देकर और मारवाड़ पे ध्यान देते हैं, और इस प्रकार से औरंगजेब जो है राज सिंह का ज़्यादा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। केवल जगदीश मंदिर था मेवाड़ का, उसको ज़रूर ध्वस्त कर दिया था औरंगजेब की सेना ने, इससे ज़्यादा राज सिंह को कोई नुकसान नहीं हुआ था।
खैर राज सिंह लास्ट में औरंगजेब से जो है संधि क्या, उससे ठीक ठाक संबंध बनाने को था, समझौता करने को तत्पर था। लेकिन उसी दरमियान जो है 1600 और 1680 में औरंगजेब की, सॉरी 1680 में राज सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है। लगभग 22 अक्टूबर का वो दिन था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 22 अक्टूबर का ही था। याद क्या, ठीक ही आ रहा है, याद आ रहा है तो ठीक ही आ रहा है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1680 को राज सिंह का देहावसान हो जाता है। तो इस प्रकार से राज सिंह और औरंगजेब की कहानी थी विद्यार्थियों, मैंने आपको बोल के सुनाई। अब मैं इसको शॉर्ट रूप में लिख देता हूँ ताकि आपका कोई सवाल गलत नहीं हो, क्योंकि कहानियाँ हमें परीक्षा पास नहीं करवाएंगी। तो पूरी कहानी को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, जितना हो सके शॉर्ट में लिख के और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और राज सिंह पे कुछ विविध बातें हैं, एक दो वो बातें करेंगे और आज की क्लास हमारी यहीं पूरी हो जाएगी। बहुत बड़ी क्लास है नहीं। तो चारुमती विवाद क्या था, देखिए। किशनगढ़ के शासक, किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पुत्री, रूप सिंह की पुत्री चारुमती, चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। मगर चारुमती मगर चारुमती मगर चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी, है ना। मगर चारुमती राज सिंह से विवाह करना चाहती थी। बस ये तो मतलब चारुमती तो सोच बैठी थी कि मतलब राज सिंह के प्रेम में पूर्ण रूप से फंसी हुई थी। वो राहत इंदौरी का शेर है ना कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खशारा करके। गवारा मतलब स्वीकार, कि तेरी हर बात मोहब्बत में स्वीकार है, राज सिंह आप आइए और हमें ले जाइए, हम दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। मतलब जो खसारा मतलब होता है घाटे का सौदा, घाटे का सौदा उठा करके भी और हम तैयार बैठे हैं, आप तो ले जाइए। घाटे का सौदा क्यों? क्योंकि राज सिंह एक रियासत थी मेवाड़, उसका शासक था। जबकि मुगल साम्राज्य कितना विशाल था, पूरे भारत पे साम्राज्य करता था, मेवाड़ जैसी कई रियासतों का राजा था औरंगजेब। तो उसको भी त्याग के और चारुमती राज सिंह के साथ जा रही थी विवाह करने। तब वहाँ पे राहत इंदौरी साहब लिख रहे हैं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खशारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके, और आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, अच्छा ही किया तुमने मुझसे किनारा करके। और मुंतजिर हूँ सितारों की ही जरा आँख लगे, मुंतजिर हूँ, ये राज सिंह कह रहे हैं, मुंतजिर हूँ सितारों की जरा आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके, है ना। समझ गए होंगे आप कि चांद कौन है, और मुंतजिर मतलब प्रतीक्षा में हूँ, है ना। राज सिंह भी प्रतीक्षा में था कि कब इन सितारों की आंख लगे और मैं चांद को अपनी छत पे बुला लूँ। मतलब सितारे थे मुगल फौज, चांद थी चारुमती। तो जैसे ही मुगल फौज की आंख लगी, चारुमती को अपनी छत पे ले आए राज सिंह, है ना। तो ये जो राहत इंदौरी की गज़ल है, उसने तो अपनी अपने हिसाब से लिखी होगी, पता नहीं कहाँ पे, ये सेट मैंने की है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार का माजरा कुछ हुआ। फिर राज सिंह से विवाह करना चाहती थी,
राज सिंह चारुमती को ले आता है। राज सिंह चारुमती को उठा लाता है, बस मैं सीधा लिखता हूँ ना, उठा लाता है। वही है ना, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी मुगल सेना सारी। तो वही हुआ, उठा लाए और चारुमती को उठा लाता है तथा इसके प्रत्युत्तर में, है ना, उठा लाता है। इसके प्रत्युत्तर में औरंगजेब मुगल सेना भेजता है। औरंगजेब मुगल सेना भेजता है, जिसका मुकाबला करने हेतु रतन सिंह को भेजता है। रतन सिंह को भेजता है, ठीक है। रतन सिंह इस अभियान को असफल करता है। रतन सिंह इस अभियान को असफल करता है मगर स्वयं शहीद हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है औरंगजेब चारुमती को खो बैठता है, ठीक है, और राज सिंह उसके साथ शादी कर लेता है ना। तो इस प्रकार का मामला हुआ। यहाँ पे हमने नहीं लिखी क्या, हाँ, राज सिंह उठा लाता है, ये बात यहाँ पे लिख ली, ठीक है। शादी वाली बात अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। रूप सिंह का नाम ध्यान रखना। देखो इसमें आपको ये किशनगढ़, चारुमती कौन थी ये पूछते हैं, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, पहली बात। और दूसरी बात, चारुमती के पिता का नाम रूप सिंह था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो आप हो ही जाएगा। राज सिंह के साथ विवाह हुआ और मुगल सेना को रोकने के लिए राज सिंह ने किसे भेजा, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, रतन सिंह वाली। और यहाँ पे मैं नोट डाल के लिखना चाहूँगा कि रतन सिंह की पत्नी कौन थी, और वो वाली बात मैं लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रतन सिंह की पत्नी बूंदी शासक संग्राम सिंह हाडा की पुत्री, संग्राम सिंह हाडा, ये हाडा चौहान शाखा थी ना, संग्राम सिंह हाडा की पुत्री सहल कंवर, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, सहल कंवर, है ना। कई जगह सलह कंवर आ जाता है ऑप्शन में, तो आप ध्यान रखना ये सहल कंवर है, ठीक है। सहल कंवर है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। सहल कंवर का विवाह रतन सिंह चुंडावत के साथ हो रखा था। रतन सिंह चुंडावत के साथ हो रखा था, ठीक है। इसने मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, पूरी बात लिखूंगा नहीं ना। इसने अपना इसने रतन सिंह के जो है सेनानी मांगने पर, है ना, इसने रतन सिंह द्वारा सेनानी मांग, अच्छा यहाँ से लिखते हैं कि रतन सिंह द्वारा सेनानी मांगने पर इसने, है ना, रतन सिंह द्वारा
रतन सिंह द्वारा निशानी में लिख देता हूँ, निशानी या सेनानी जो भी है, ठीक है, निशानी पर मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था, अपना शीश काट कर दे दिया था, अपना शीश काट कर दे दिया था। जिस पर मेघराज मुकुल, ये कवि है, जिस पर मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी, सेनानी नामक कविता लिखी, जिस पर मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक कविता लिखी। वो कविता आपको याद ही होगी, कई बार वो कविता पूछ लेते हैं, चूंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छतरानी, इतनी लाइन पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा इतिहास का विषय है, साहित्य में जरूर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं कि सेनानी नामक कविता किसने लिखी, या चूंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छतरानी के लेखक कौन है, तो वहाँ पे आपको मेघराज मुकुल की ओर चले जाना है, आंख मूंद कर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कारण थे विद्यार्थियों। प्रमुख कारण हमने दो लिखे, जोधपुर मामला, दूसरा चारोमती विवाद, जिसको लेकर औरंगजेब और राज सिंह के बीच में झगड़ा पैदा हुआ, कटुता पैदा हुई, एक खाई पट्टी, दोनों के बीच में दूरियां आ गई, जिसको और राज सिंह ने औरंगजेब ने आगे बढ़ाया और एक सेना भेजी राज सिंह के विरोध में, और वो सेना का नेतृत्व कर रहा था हसन अली खान। ये ध्यान रखना, हसन अली खान को पूछते हैं कि जब औरंगजेब ने राज सिंह के विरुद्ध सेना भेजी तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हसन अली खान नेतृत्व कर रहा था। मगर राज सिंह महलों को छोड़कर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं और कभी इनके पकड़ में नहीं आते, मगर मुगल सेना जो है जगदीश मंदिर को ध्वस्त करके और लौट आती है, क्योंकि उस समय मारवाड़ में भी विद्रोह प्रारंभ हो गए थे, इसलिए औरंगजेब ने मेवाड़ पर ध्यान नहीं देकर मारवाड़ पर ध्यान दिया, ठीक है। तो ये बात मैं लिख देता हूँ और हम उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने इसको साथ के साथ उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप पॉज करके और आराम से उतार लेना, और मैं है जो आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपको विद्यार्थी पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, इतिहास में मज़ा आ रहा होगा। कौन कौन विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि सर हम पढ़ देख रहे हैं और कैसी लग रही है क्लास, उसके बारे में कुछ लिखें, ठीक है, ज़रूर लिखें। पहले कई सारे लोग थे जो अच्छा कमेंट करते थे, आजकल उन लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्लास देखना बंद कर दिया है इसलिए नहीं आते हैं, या वो मेरी क्लासों से ऊब गए हैं इसलिए नहीं आते हैं, या मेरा टीचिंग मेथड कमज़ोर हो गया है, संभवतः इसलिए वो कमेंट नहीं करते हैं, या फिर कोई और कारण है। तो आप वो कारण यदि देख रहे हैं तो वो कारण भी बताएं, ठीक है। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा उक्त कारणों के चलते, उक्त कारणों के चलते, उक्त कारणों के चलते औरंगजेब व राज सिंह के मध्य, औरंगजेब व राज सिंह के मध्य, औरंगजेब व राज सिंह के मध्य कटुता उत्पन्न हुई, कटुता उत्पन्न हुई, अतः औरंगजेब ने, अतः औरंगजेब ने, अतः औरंगजेब ने राज सिंह के विरुद्ध, राज सिंह के विरुद्ध
राज सिंह के विरुद्ध, औरंगजेब ने राज सिंह के विरुद्ध हसन अली खान के नेतृत्व में, ये ध्यान रखना, कई जगह हुसैन अली खान आ जाता है, ध्यान रखना हसन अली खान है ये नाम, हसन अली खान, ठीक है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट नाम है। हसन अली खान के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, हसन अली खान के नेतृत्व में अभियान भेजा, अभियान भेजा, ठीक है। मगर इस समय तक राज सिंह, मगर इस समय तक राज सिंह, मगर इस समय तक राज सिंह पहाड़ों की ओर चले गए, पहाड़ों की, मगर इस समय तक राज सिंह पहाड़ों की ओर चले गए, पहाड़ों की ओर चले गए। मुगल सेना को कुछ हाथ नहीं लगा, मुगल सेना जगदीश मंदिर को नष्ट करके लौट आई, और तो क्या ही बनेगा उससे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मुगल सेना, मुगल सेना जगदीश मंदिर को नष्ट करके लौट आई, जगदीश मंदिर को नष्ट करके लौट आई, क्योंकि 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 मुगल सेना जगदीश मंदिर को नष्ट करके लौट आई, क्योंकि इस समय मारवाड़ में विद्रोह अधिक हो रहे थे, विद्रोह अधिक हो रहे थे, विद्रोह अधिक हो रहे थे, जिन पर औरंगजेब ने अपना ध्यान लगाया, जिन पर औरंगजेब ने अपना ध्यान लगाया, जिन पर औरंगजेब ने अपना ध्यान लगाया। तो ये माजरा था औरंगजेब के मुगल अभियान, औरंगजेब के मेवाड़ अभियान का, ठीक है। इस दरमियान अब राज सिंह क्या करते हैं, राज सिंह भी अब सुलह करने का प्रयास कर रहा था कि ठीक है, हंसी खुशी में और ऐसे ज़िंदगी कट जाए तो बढ़िया है, क्यों किसी से झगड़ा मोल लिया। लेकिन 22 अक्टूबर को 1680 में राज सिंह का भी देहावसान हो जाता है। मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, इतना ज़्यादा फिर वाली बात मैं नहीं लिखूँगा, इस पर मैं सीधा ही लिख देता हूँ, सॉरी। 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को महाराणा राज सिंह का देहांत हो जाता है, हो जाता है। 22 अक्टूबर 1680 ईस्वी को, है ना, महाराणा राज सिंह का देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों, ये राज सिंह का मामला यहीं पे खत्म हुआ। और अब अगले शासक के साथ औरंगजेब के क्या संबंध रहेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कुछ विविध बातें हैं और राज सिंह से संबंधित, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो विविध आप डाल दें, विविध बातें, ठीक है। विविध में हम एक तो राज सिंह की उपाधि देख लेते हैं, विजय कटकातु की उपाधि थी राज सिंह की, है ना। विविध में हम लिखेंगे कि राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त थी, की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है।
ये ध्यान रखना, विजय कटकातु की उपाधि के बारे में पिछली कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कि विजय कटकातु उपाधि किस किस गुहिल शासक ने या सिसोदिया ने प्राप्त कर रखी थी, या किस मेवाड़ शासक की थी। तो आपको सीधा राज सिंह की ओर चले जाना है आंख मूंद कर। ठीक है, एक बात। दूसरी मैं इसके बारे में बताऊं, राज सिंह के बारे में, तो हमारा जो वीर विनोद ग्रंथ है उसमें राज सिंह की तुलना महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप से की गई है। वीर विनोद ग्रंथ कवि राजा श्यामल दास ने लिखा था। बहुत बढ़िया राइटर हुए हैं कवि राजा श्यामल दास, है ना। कई लोगों को कई उपाधियां उन्होंने दी हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये कवि राजा इनकी उपाधि थी। ठीक है, नाम था श्यामल दास। तो कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। खैर आजकल इस प्रकार के सवाल पूछना बंद कर दिया है, लेकिन इतनी बार पूछा गया है कि वीर विनोद किसने लिखा, बहुत बार पूछा गया है। तो कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में राज सिंह को, या राज सिंह की तुलना महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप से, महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप से की है, महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप से की है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और इसके अलावा हम जो है एक मंदिर बनवाया था उदयपुर में, अम्बा माता का मंदिर बनवाया था राज सिंह ने। इसके अलावा कांकरौली राजसमंद में द्वारकाधीश का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था राज सिंह ने। ये वैसे आर्ट एंड कल्चर का भाग है, लेकिन मैं आपको पढ़ाता ही रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर, जिन प्रत्येक शासक के बारे में और जो भी कल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं वो मैं लगभग आपको पढ़ा रहा हूँ ना। तो इसके साथ आपका आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला वाला भाग है वो यहाँ पे पूरा भी हो जाएगा, आप यदि गौर से पढ़ोगे तो। राज सिंह ने एक तो बनवाया उदयपुर में अम्बा माता मंदिर बनवाया, अम्बा माता मंदिर बनवाया, एक काम। दूसरा कांकरौली में, कांकरौली राजसमंद में पड़ता है ना, कांकरौली राजसमंद में द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया, है ना, द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। ठीक है, द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सवाल पहले काफ़ी बार पूछा गया है, इसका कोई पता नहीं है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ये कम पूछा गया है। लेकिन विजय कटकातु की उपाधि, वीर विनोद ग्रंथ, कांकरौली वाली बात, ये काफ़ी बार पूछी गई है। राज सिंह पे एक और राज सिंह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तैलंग ने जो लिखी, आपको पता ही होगा। जो इसने एक राजसमंद नाम का या राजनगर नाम का एक शहर भी बसाया था और एक झील भी बनवाई थी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि राजसमंद या राजनगर को बसाया था। ठीक है, तो इसको भी बसाया था इसने। और यहाँ पे राजसमंद में एक झील भी बनवाई, जिसकी उत्तरी चौकी जो है उसकी पाल पर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई थी रणछोड़ भट्ट तैलंग से, है ना, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। और उस पर 25 शिलाएँ हैं। वो सारी बात मैंने आपको जब अभिलेख पढ़ाए थे तो उसमें बहुत डिटेल से आपको वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसको उतारें और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे का मैटर अगली क्लास में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मज़ा लेते रहिए।